हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जयंत घोष। तो अभी हम लोग 5 क्वेश्चन का एक सीरीज देखने जा रहे हैं और एक यूनिट वाइज में। आज का हम लोगों का टॉपिक है ओशिनोग्राफी से। तो ओशिनोग्राफी से 5 क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आपको पॉज करके पढ़ना है, फिर देखना है कि आपको आंसर और एनालिसिस ठीक से आपके साथ मैच हो रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1, which one of the following represents the average temperature of water at the bottom of the Red Sea। यहाँ पे रेड सी का बॉटम में इनमें से कौन सा टेम्परेचर जा रहा है ये बोल रहा है। तो इसके केसेस में दो कॉन्सेप्ट है, एक है रेड सी का लोकेशन और दूसरा है टेम्परेचर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आपको पता है टेम्परेचर जो है वो सरफेस में, आपका ओशियन का सरफेस में ज़्यादा होता है और जितना नीचे की तरफ जाएंगे टेम्परेचर कम होगा। यानी सरफेस में जितना टेम्परेचर होगा बॉटम में उससे कम होगा, सरफेस में जितना होगा बॉटम में उतना उससे कम होगा। दूसरा है रेड सी। रेड सी का अगर आप लोकेशन देखेंगे तो रेड सी आपको, अगर मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे यूरोप है, ये वाला पोर्शन में आपका एशिया है और इधर से आपका अफ्रीका स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो पोर्शन है इसमें है मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में इसराइल है और इसराइल के नेबरिंग जो स्टेट है उसके साथ रेड सी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। यानी ये आपका जो लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन, वो हॉट एरिड रीजन में है, इस वजह से इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। लेकिन अगर बॉटम में जाएंगे तो टेम्परेचर थोड़ा कम होगा। तो इसका जो एक्चुअल जो बॉटम में टेम्परेचर है ये है 21 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका 2। अगर हम लोग सरफेस के कंपैरिजन में देखेंगे, सरफेस में ये जो 21 है इससे ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम लोग 10 डिग्री देखेंगे जो इससे कम है, बहुत कम है, उतना नहीं होगा। लेकिन ये जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड देख रहे हैं, 40 डिग्री सेंटीग्रेड भी बहुत ज़्यादा लग रहा है ये सरफेस में। ये जो 30 या फिर 40 है ये आपका सरफेस में हो सकता है लेकिन बॉटम में नहीं होगा। बॉटम में केसेस में 21 सही है। दूसरा एक ऑप्शन यहाँ पे, दूसरा एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है, अगर आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट दिया गया है ये 10 दिया है, ये 20 भी दे सकता था, 10, 20, 30, 40, लेकिन इंस्टेड ऑफ गिविंग 20 यहाँ पे 21 है। तो आई होप ये आपको कुछ इंडिकेट कर रहा है, कुछ हिंट्स दे रहा है। तो अगर आपका एग्जाम हॉल में माइंड पीसफुल है, माइंड अगर आपका फोकस है, तो इस तरीके का जो ऑप्शन फॉर्मेशन है ये आपको दिखेंगे। लेकिन अगर एग्जाम हॉल में आप पैनिक में आ जाए तो इस टाइप का क्वेश्चन या फिर इस टाइप का जो हिंट्स है ये आप मिस कर देंगे। तो ये नॉलेज के साथ साथ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कहिए, फोकस कहिए, वो भी अटेंटिवनेस, वो भी आपका चेक कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ ओशियनिक वाटर इज जनरली लोएस्ट इन डैश। ओशियनिक वाटर का डेंसिटी के बारे में बात किया गया है। ये जो डेंसिटी है, ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी के साथ अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर और सैलिनिटी के साथ डायरेक्ट लिंक्ड है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपका डेंसिटी क्या होगा? कम होगा। उसी हिसाब से अगर टेम्परेचर कम है तो डेंसिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर सैलिनिटी के केसेस में देखेंगे तो सैलिनिटी अगर ज़्यादा है तो डेंसिटी ज़्यादा होगा, और अगर सैलिनिटी कम है तो डेंसिटी कम होगा। अब इसके कंपेरिजन में अगर देखेंगे तो सबसे लोएस्ट किधर है? सबसे लोएस्ट है आपका इक्वेटोरियल रीजन में। क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और डेंसिटी आपका कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डेंसिटी इस वजह से कम होता है, यहाँ पे आपका एक तो है इक्वेटोरियल रीजन जो है उसमें आपका रेनफॉल बहुत होता है, और दूसरा साथ इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसमें बहुत सारा रिवर जो है, रिवर मार्च कर रहा है, तो स्वीट वाटर मार्च होने की वजह से डेंसिटी कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इक्वेटोरियल रीजन। तो हम लोगों ने क्या देखा? टेम्परेचर और सैलिनिटी के साथ ये डिपेंडेंट है। उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा इक्वेटोरियल रीजन जो है वो वार्म है। और वार्म क्यों है? क्योंकि सोलर हीट आपका डायरेक्ट आ रहा है, इसी वजह से आपका फ्रेश वाटर और हाई रेनफॉल के साथ मिलके सैलिनिटी को कम कर रहे हैं। अगर हम लोग पोलर रीजन में देखेंगे तो पोलर रीजन में आपको पता है इसका टेम्परेचर कैसे होंगे? पोलर रीजन बहुत कोल्ड होगा। कोल्ड होने की वजह से और सॉल्टी होने की वजह से, क्योंकि इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वेटोरियल रीजन, हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, द स्टेटस ऑफ सैलिनिटी इन इंडियन ओशियंस। अब इंडियन ओशियन का सैलिनिटी के बारे में कुछ बोला गया है। ये क्वेश्चन में एक ऑब्जर्वेशन है, जैसे अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन में देखा, इसका ऑब्जर्वेशन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन का पढ़िए। सैलिनिटी इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, ठीक, सैलिनिटी इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, सैलिनिटी इंडियन ओशियन एंड बे ऑफ बंगाल, सेम टू सेम है। बात क्या कर रहा है? पहले बारे में बोल रहा है कि इंडियन ओशियन में इक्वेटर से बे ऑफ बंगाल में इंक्रीज होगा।
दूसरा बोल रहा है कि बे ऑफ बंगाल में फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल ये डिक्रीज होगा, तो ये एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तो जिस क्वेश्चन में यानी दो स्टेटमेंट अगर ऐसा हो जाए जो एक दूसरे के साथ कंट्राडिक्टरी है, तो दोनों में से एक तो सही होगा ही, लेकिन दोनों एक साथ सही नहीं होगा, यानी ए और बी एक साथ नहीं होगा। अगर हम लोग ऑप्शन को देखेंगे, ए और बी एक साथ जहाँ पे है वो हम लोग काट देंगे, उसी के साथ साथ दोनों में से एक सही होगा ही होगा। जैसे ये हो सकता है क्योंकि इसमें एक ऑप्शन है, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन दिया नहीं गया। ये हो सकता है क्या, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें भी दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है, ए बी कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस हिसाब से डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आप बन सकता है बी एंड ई। अगर आप नॉलेज के बेसिस पे जाएंगे, अच्छा इसमें और एक ऑब्जर्वेशन है, देखिए द सैलिनिटी इन द इंडियन ओशियन रिमेन सेम। इंडियन ओशियन में इतना बड़ा इंडियन ओशियन है, वो पूरा का पूरा रिमेन सेम कैसे रह सकता है? ये पूरा का पूरा इंडियन ओशियन यानी आपका बे ऑफ बंगाल है प्लस अरेबियन सी है, पूरा का पूरा सेम तो नहीं रहेगा। इस तरीके का जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा सेम, यानी ये एकदम गलत है। तो सी आप इसको पढ़ के डायरेक्ट कर सकते हैं, नॉलेज के बेसिस पे नहीं, जनरल एप्टीट्यूड के बेसिस पे। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 45% आइसोहेलाइन डिवाइड इंडियन ओशियन इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सेक्शन। पहले तो है परसेंट में सेलिनिटी नहीं आता है, सेलिनिटी को रिप्रेजेंट करने का जो सिग्नल है, जो साइन है वो ऐसा है, ये है पार्ट्स पर थाउजेंड ना कि परसेंटेज। तो आइसोहेलाइन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सेक्शन को डिवाइड करता है, ये सही नहीं है। दूसरा यहाँ पे सेलिनिटी इज मोर इन अरेबियन सी देन दैट ऑफ बे ऑफ बंगाल, ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि अरेबियन सी जिस रीजन में है वो डेजर्ट रीजन के आसपास है, उसी के कंपेरिजन में अगर बे ऑफ बंगाल को देखेंगे तो वहाँ पे आपका डिफरेंट लार्जेस्ट रिवर जो है, जैसे गंगा हो गया, जैसे ब्रह्मपुत्र हो गया, और कुछ कुछ हिस्सा इरावती को भी मान सकते हैं, या म्यांमार में कुछ कुछ है, उसका आसपास का रिवर यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो इस वजह से, या फिर हम लोग गोदावरी कृष्णा कावेरी देखेंगे तो उसका भी रिवर फ्लो हो रहा है, तो इस वजह से इस जोन का सैलिनिटी थोड़ा बहुत कम होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एन, इसका आंसर हो जाएगा बी एन, आपका बी एन ई। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, ये द सैलिनिटी ऑफ इंडियन ओशियन डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल, ये इसी कंपेरिजन में, अगर इक्वेटर के साथ साथ हम लोग बे ऑफ बंगाल की तरफ जाएंगे तो बे ऑफ बंगाल में क्या होता है, ये लार्जेस्ट रिवर यहाँ पे मार्च कर रहा है, लार्जेस्ट रिवर यहाँ पे अपना वाटर डिस्चार्ज कर रहा है, इस वजह से इसका सैलिनिटी कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंड ई। तो आंसर क्या हो गया? ए, इसको ऑप्शन 1 बी एंड ई। इस टाइप का जो क्वेश्चन है आप ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन आपको कुछ हिंट्स दे रहा है। क्वेश्चन का ऑप्शन इसी वजह से इस टाइप का बनाया गया है कि क्वेश्चन जब आंसर करेंगे उस टाइम अगर आपका माइंड पीसफुल रहे, ऑब्जर्वेशन ठीक रहे, तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सन इन्फ्लुएंस। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसमें भी एक ऑब्जर्वेशन है। ये क्या बोल रहे हैं, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि एक चैप्टर से एक क्वेश्चन बन रहा है, एक चैप्टर से एक क्वेश्चन बन रहा है। लेकिन अगर ये वाला क्वेश्चन को आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है ये 3 अलग अलग चैप्टर से बनाया गया है। यहाँ पे देखिए टाइड्स के बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकेंड स्टेटमेंट में भी टाइड के बारे में है, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो सैलिनिटी के बारे में है, और फोर्थ स्टेटमेंट जो है ये आपका डायटम सिलिशियस ओज यानी ये डिपोजिशन के बारे में है, ओशियन डिपोजिशन। तो इस टाइप का अभी अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 2023 यानी बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन को देखने के बाद आपको अंदाजा लग रहा है कि अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऐसा भी आपको हो सकता है कि 2-3 चैप्टर को एक साथ मिलके एक क्वेश्चन बनाए। आइए आंसर देख लेते हैं अब। तो पहला है द सन्स इन्फ्लुएंस ऑन टाइड इज ओनली 46% दैट ऑफ मून्स, यानी अगर मून अगर 100% इफेक्ट दे रहा है, या फिर 100 यूनिट इफेक्ट आ रहा है मून का, तो सन का कितना आ रहा है? 46 यूनिट। आपको पता है टाइड के केसेस में मून ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सन के कंपेरिजन में, तो इसका आंसर सही होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि हम लोगों के पास परसेंटेज में हमेशा इतना स्टैटिस्टिकल नॉलेज हम लोगों के पास नहीं होता है। लेकिन ये अभी तक आपके पास जो नॉलेज है उसके कंपेरिजन में ये जा रहा है कि मून ज़्यादा है सन कम है। दूसरा है द सन इज अबाउट 17 मिलियन टाइम्स एज मैसिव एज द मून बट 280 टाइम्स एज फार फ्रॉम द अर्थ एज द मून। ये भी बोल रहा है कि सन जो है वो मून के कंपेरिजन में बहुत लार्जेस्ट है, बहुत बड़ा है, और सन से और अर्थ से मून का जो डिस्टेंस है, अर्थ के मून का जो डिस्टेंस है उससे अर्थ से सन का डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सही है, ये सही है, आपको जनरल नॉलेज में पता है। हालांकि आपका ये 17 मिलियन हो 287 हो, ये स्टैटिस्टिकल नॉलेज नहीं पता, लेकिन अगर जनरल कंपेरिजन में देखेंगे तो ये भी आपका सही लग रहा है। कभी कभी
क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आपको प्रेशर डालने के लिए, अगर आपके पास 100 क्वेश्चन है, आप सीक्वेंस में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने जाए, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा कि 46 होगा कि 50 होगा कि 60 होगा या फिर 17 होगा या फिर 287 होगा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको थोड़ा प्रेशर डालने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप जनरल नॉलेज के बेस पे जाएंगे तो जनरल नॉलेज के बेस पे ये आपका दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। उसके साथ एज द सैलिनिटी इन ओशियन इज प्राइमरीली कंट्रोल्ड बाय लैटिट्यूड, इट इज हाईएस्ट एट द इक्वेटर। अभी हम लोगों ने देखा सैलिनिटी के साथ लैटिट्यूड का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन सैलिनिटी इक्वेटर में ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर के केसेस में हम लोगों ने देखा इसमें रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। रेनफॉल ज़्यादा होने के साथ साथ यहाँ पे आपका कुछ मेजर लार्जेस्ट जो रिवर है वो रिवर डिस्चार्ज हो रहा है, तो स्वीट वाटर आ रहा है। इस वजह से ये इक्वेटर में सबसे ज़्यादा नहीं हो। ये हाईएस्ट कहाँ है? ये हाईएस्ट है आपका मिड लैटिट्यूड एरिया में। क्यों? क्योंकि मिड लैटिट्यूड एरिया में आपका रेनफॉल उतना ज़्यादा नहीं होता है, और साथ ही साथ इसमें ये जो सनराइज है वो तो वर्टिकली आता है लगभग। इस वजह से इसमें इवापोरेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जब इवापोरेशन ज़्यादा होता है और रेनफॉल कम होता है, उस रीजन में सैलिनिटी ज़्यादा आता है। तो इसका कंपेरिजन में सैलिनिटी सबसे ज़्यादा होगा आपका मिड लैटिट्यूड रीजन में। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो गया, सी गलत। उसके कंपेरिजन में अगर देखेंगे तो सी एक ही जगह है, ये गलत हो गया। उसके साथ साथ डायटम्स एंड रेडियोलरियन आर सिलिशियस ओजन, जिसमें सिलिकेट मिनरल्स ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं सिलिशियस ओज। एक है सिलिशियस ओज, दूसरा कुछ टाइप है कैल्केरियस ओज। तो ये जो डायटम एंड रेडियोलरियन ओज है ये एक्चुअली सिलिशियस ओज है। तो ओशियन डिपोजिशन जब आप चैप्टर पढ़ेंगे उस टाइम आपको ये पता लग जाएगा। तो ए बी डी तीनों के तीनों सही है। तो ए बी डी इसका आंसर ये हो जाएगा। कुछ छूट गया क्या? सेम टू सेम और अलग से, हाँ, तो जितना एनालिसिस में है यहाँ पे मैंने आपको वो समझा दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया द फास्टेस्ट एंड डीपेस्ट जियोस्ट्रॉपिक करंट आर फाउंड इन द वेस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ द ओशियन बेसिन। उसके साथ साथ वेस्टर्न बाउंड्री करंट आर मोर कंसंट्रेटेड एंड ईस्टर्न बाउंड्री करंट्स आर मोर डिफ्यूसिव। उसके साथ साथ अच्छा ये दो क्वेश्चन का ऑप्शन मैं बता देता हूँ। पहले जियोस्ट्रॉपिक करंट जो बोला गया है, अगर आप क्लाइमेटोलॉजी के केसेस में देखेंगे तो जियोस्ट्रॉपिक विंड एक कंसेप्ट आता है। जियोस्ट्रॉपिक विंड क्या बोल रहे हैं? जियोस्ट्रॉपिक विंड वो वाला विंड है जहाँ पे कोरियोलिस फोर्स और आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स दोनों के दोनों बैलेंस हो रहा है। उस केस में वो वाला सिचुएशन को बोलते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड। अगर आप जियोस्ट्रॉपिक करंट अगर ओशियन बेसिन के कंपैरिजन में अगर देखेंगे, ओशियन बेसिन के केसेस में क्या होता है, मैं यहाँ पे राफली एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। मैं मान के चलता हूँ ये आपका एक लैंडमास है और इधर ये दूसरा लैंडमास है, ठीक है, और बीच में आपका ये ओशियन है, ठीक है, ये इक्वेटर रीजन हो गया। तो आपको यहाँ पे ईस्ट इक्वेटर के नॉर्थ में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट देखेंगे, और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के साथ ये आगे जाके ऐसे मूव करेगा। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो आपका यहाँ पे जो विंड है, ये विंड कैसे चल रहा है आपको पता है। यहाँ पे कौन सा विंड चलेंगे इक्वेटर के आसपास, ये वाला जो जोन है इसमें कौन सा विंड चलता है, इसमें आपको चलता है ट्रेड विंड। तो ये जो ट्रेड विंड की वजह से ये जो आपका मेजर जो लार्जेस्ट जो वाटर बॉडीज है ये भी आपका ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करेंगे अगर आप ओशियन के केसेस में देखेंगे। और आगे जाके जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट वाटर बॉडी हो जाएगा, ये धीरे धीरे और बहुत ज़्यादा एक साथ जाएंगे। तो आपने चाहे वो इंडियन ओशियन हो, चाहे अटलांटिक ओशियन हो, चाहे पैसिफिक ओशियन हो, चाहे अटलांटिक ओशियन हो, इंडियन ओशियन में केसेस में अलग है। तो ये दोनों के दोनों में आपको यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम देखेंगे, आपको यहाँ पे कुरेशिया करंट देखेंगे। तो ये जो करंट है ये आपका कंसंट्रेटेड है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी आता है। और उसके कंपैरिजन में अगर आप इधर से जो पोलर रीजन में आ रहा है ये थोड़ा बहुत सैलो हो जाता है, क्योंकि इसमें उस टाइप का कुछ फोर्सेस काम नहीं कर रहा है। तो ये सैलो होता है और सैलो के साथ साथ ये डिफ्यूसिव भी होता है। और इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो गया, और ये जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट हो गया। द फास्टेस्ट एंड द डीपेस्ट जियोस्ट्रॉपिक करंट आर फाउंड ऑन द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द ओशियन। यानी यहाँ पे आपको दिख रहा है फास्टेस्ट एंड डीपेस्ट। उसके साथ साथ ये थोड़ा और कंसंट्रेटेड होता है, थोड़ा डीपेस्ट होता है, और ईस्टर्न बाउंड्री में ये जो पोर्शन है ये थोड़ा डिफ्यूसिव होता है, थोड़ा सैलो होता है। उसके साथ साथ बोला गया ब्राज़ील करंट इज द लार्जेस्ट ऑफ द वेस्टर्न बाउंड्री करंट। ये जो ब्राज़ील करंट है, ब्राज़ील करंट नहीं है एक्चुअल में, ये है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है उसका साइज सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर ये सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। उसके साथ साथ कैनाडी बेंगुएला हम्बोल्ट करंट जो है ये ईस्टर्न बाउंड्री करंट है, ये सही है। कैनाडी बेंगुएला एंड हम्बोल्ट ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन में ईस्टर्न बाउंड्री में दिखता है। तो ए बी एंड डी करेक्ट हो गया, आपका आंसर हो जाएगा ए बी डी। तो हम लोगों ने 5 क्वेश्चन देख लिया
जिसमें जियोस्ट्रॉपिक करंट, बैलेंस बिटवीन प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, कोरियोलिस फोर्स हम लोगों ने देख लिया। उसके साथ ब्राज़ील की जगह गल्फ स्ट्रीम, ये अटलांटिक, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया। तो इस टाइप का और भी 5 सेट का क्वेश्चन देखने के लिए हम लोगों का चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी हम लोग 5 क्वेश्चन का सेट कर रहे हैं। आगे जाके हम लोग हर एक चैप्टर, जितना भी यूनिट है, हर एक चैप्टर का एक समराइज वर्जन लेके आ रहे हैं आपके लिए। तो जब समराइज वर्जन जाएंगे तो आप उस हिसाब से रैपिड रिवीजन कर सकते हैं, और जैसे हम लोग एग्जाम से पहले मैराथन रिवाइज कर सकते हैं, तो उस हिसाब से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा। उसके साथ साथ हर एक चैप्टर में जो PYQ आया है, हर एक चैप्टर में अभी तक जितना PYQ आया है, वो PYQ का सीरीज भी हम लोग यूनिट वाइज लेके आ रहे हैं आपके लिए। तो इसको फायदा उठाने के लिए, इसका बेनिफिट लेने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करिए।